So, very good afternoon to all of you. Let me recapitulate and revise my lecture which I was giving yesterday. I told you about the evolution of public administration and what are the views of Nicholas Henry and Robert T. Golombiewski on its evolution, and apart from these two scholars, how we have classified its evolution, that we discussed yesterday. And the first age, the age of politico-administrative dichotomy, the age of inception. तो हम लोगों ने कल ये बातचीत की थी कि लोक प्रशासन का उद्विकास एक विषय के रूप में कैसे हुआ और उसके उद्विकास के रूप में निकोलस हेनरी के और रॉबर्ट टी गोलम्बिewski के क्या विचार और सिद्धांत रहे, और उन दोनों के अलावा फिर हम लोगों ने किस प्रकार से उसका उद्विकास परिभाषित किया है, और उसमें प्रथम चरण कल हम लोगों ने पढ़ लिया था। प्रथम चरण जिसको हम स्थापना का काल या स्थापना का युग या राजनीति प्रशासन विभाजन का युग कहते हैं। तो उसी कड़ी में आज हमारे सिलेबस का भी एक हिस्सा है जिसमें कि विल्सन्स विजन ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपका टॉपिक है कि लोक प्रशासन पे विल्सन के क्या विचार। तो ये हैं वुड्रो विल्सन। As you can see here, Woodrow Wilson, born in 1856, died in 1924, was an American politician, academic, and university administrator who served as the 28th President of the United States from 1913 until 1921. Below is a summary of Wilson's education and career. Academic degrees: bachelor's degree from Princeton University, Princeton, New Jersey. Law degree, University of Virginia Law School. PhD in political science and history from Johns Hopkins University, Baltimore, Maryland. University lecturer and professor from 1902 to 1910, president of the Princeton University. President is like the vice chancellor in our country. 1911 to 1913, he served as governor of New Jersey province, and 1913 to 1921, he served as the president of the United States. तो ये उनका संक्षिप्त जीवन चित्रण है जिसमें कि आप देख सकते हैं ये वुड्रो विल्सन की तस्वीर है, और वुड्रो विल्सन जो एक अमेरिका के प्रख्यात विचारक, राजनीतिक, दर्शन देने वाले व्यक्ति रहे, और विश्वविद्यालय प्रशासन में भी उनका योगदान रहा। वो अमेरिका के 28वें राष्ट्रपति बने और 1913 से 1921 के बीच वो रहे, और उन्होंने स्नातक की उपाधि प्रिंसटन विश्वविद्यालय से, प्रिंसटन न्यू जर्सी से की। उसके बाद उन्होंने विधि में स्नातक किया, वर्जीनिया लॉ स्कूल, और उसके बाद पीएचडी किया राजनीति शास्त्र में और इतिहास में, दो विषयों में डॉक्टरेट किया फ्रॉम जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय, बैल्टीमोर, मैरीलैंड से। और वो विश्वविद्यालय में पहले प्रवक्ता भी, बतौर अध्यापक भी काम किए और बाद में प्रोफेसर हुए, और 1902 से 1910 तक वो प्रिंसटन विश्वविद्यालय के अध्यक्ष के पद पर रहे, जिसे भारत में आप विश्वविद्यालय में कुलपति के समान का पद मान सकते हैं। और फिर उसके बाद वो राजनीतिक जीवन में आते हैं। राजनीतिक जीवन में उन्होंने जो चुनाव लड़ा, और वो 1911 से 13 में न्यू जर्सी के गवर्नर चुने गए, और उसके बाद 1913 में ही, जबकि वो न्यू जर्सी के गवर्नर के पद पर थे रहते हुए, उन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और राष्ट्रपति के पद पर वो चुने गए, और 1913 से 1921 के दरमियान वो अमेरिका के 28वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं।
अब आप इसको हटा सकते हैं। तो विल्सन दरअसल अपने समय की सोच से बहुत आगे की सोच रखने वाले व्यक्ति थे, एक दूरदृष्टा थे। और निसंदेह एक विद्वान, एक विचारक, एक अच्छे अध्यापक और बाद में एक सफल राजनीतिक का जीवन भी उन्होंने जिया। अमेरिका के सर्वोच्च पद पर, राष्ट्रपति के पद पर वो चुने गए, जिसे विश्व का सबसे शक्तिशाली पद माना जाता है। उन्होंने अमेरिका के हितों को ध्यान में रख करके योजनाएं बनाई, कार्यक्रम बनाए। और 1913 में जब वो राष्ट्रपति चुने गए तो ठीक एक साल बाद 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया, जो कि 1918 तक चला। पहले विश्व युद्ध में जो तबाही हुई, जिस तरीके से लोग मरे, सेनाएं एक दूसरे के सामने डटी रही, तो विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद फिर से ऐसे हालात न हो, और अगर हो तो बातचीत के जरिए उनका समाधान खोजा जा सके, उनको संवाद और सहयोग के जरिए समस्याओं को और युद्ध को टाला जा सके। इसके लिए उन्होंने अपने समय के जितने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अन्य राष्ट्राध्यक्ष थे, नेता थे, उनसे बातचीत किया और उनको फ्रांस में ट्रीटी ऑफ वर्सैलिस की संधि के लिए आमंत्रित किया, जिसके आधार पर एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनी जिसको कहते हैं लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना में उन्होंने बड़ी ही सक्रिय भूमिका निभाई। ये यूनाइटेड नेशंस के पहले की जो संस्था है उसे लीग ऑफ नेशंस कहा जाता है। उन्होंने सारी दुनिया को वर्सैली की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा कि फिर से हम दोबारा युद्ध जैसी स्थिति पैदा नहीं होने देंगे, और उसके लिए उन्होंने बड़ा सक्रिय योगदान दिया। लेकिन खुद बतौर अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हुए वर्सैलिस की संधि पर हस्ताक्षर उन्होंने नहीं किया, क्योंकि ये युद्ध न करने की कसम और शपथ और न लड़ने का संकल्प तो दूसरे देश लें, अमेरिका थोड़ी लेगा। अमेरिका तो दुनिया पर युद्ध थोप सकता है, जब चाहे तब थोप सकता है। वो दुनिया पर नजर रखेगा। यहीं से अमेरिका एक महाशक्ति के रूप में उभरना शुरू हुआ। उसके पहले तक ब्रिटेन का साम्राज्यवाद और ब्रिटेन की शक्ति सारी दुनिया पर शासन करती थी। कहा जाता था कि बर्तानिया साम्राज्य में सूरज कभी अस्त नहीं होता, क्योंकि बर्तानिया साम्राज्य भारत से अमेरिका तक इतना दूर तक फैला हुआ है कि कहीं ना कहीं सूरज उगा ही रहता है। तो उन्होंने अपना पहला जो यू टर्न लिया, अपने विचारों में जो परिवर्तन किया, वो ये कि वर्सैलिस की संधि पर बाकी देशों ने तो हस्ताक्षर किए, लेकिन अमेरिका ने हस्ताक्षर नहीं किया। वो जिस विचार के लिए सारी दुनिया में और लोक प्रशासन के क्षेत्र में खास तौर पर जाने जाते हैं, जिसे राजनीतिक प्रशासन द्विभाजन का सिद्धांत कहते हैं, जब तक वो अकादमिक जीवन में थे, जब तक अध्ययन अध्यापन का काम कर रहे थे, तब तक वो कहते थे कि राजनीति और प्रशासन अलग हैं और दोनों को एक दूसरे से अलग होना चाहिए, और उसके कारण और उसके फायदे और उसके लाभ क्या हैं और क्यों होना चाहिए, ये सब बताते थे। और जब स्वयं राजनीतिक जीवन में आए तो उन्होंने कहा यह तो व्यवहारिक रूप से संभव ही नहीं। अगर हम चुने हुए राजनेताओं की बात लोग प्रशासन के अधिकारी नहीं मानेंगे तो अपना काम कैसे करेंगे।
फिर जो उन्होंने 26 पन्ने का निबंध लिखा था, वो बहुत ही द्वंद्व में रहने वाले व्यक्ति। तो पहले उन्होंने उस निबंध का नाम रखा था द नोट्स ऑन एडमिनिस्ट्रेशन। बाद में कुछ विचार किया, कुछ सोचा समझा और उसका नाम बदल कर रख दिया द आईज ऑफ द गवर्नमेंट। और अंततः जब वो प्रकाशित हुआ तो प्रकाशित हुआ द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से। लेकिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि वुड्रो विल्सन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। तो जाहिर सी बात है, अमेरिका के देश से जुड़े हुए राष्ट्रीय हित उनके लिए कहीं अधिक मायने रखते थे, महत्वपूर्ण रखते थे, न कि अन्य देशों के हित। वो अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए थे, वो दुनिया के राष्ट्रपति नहीं चुने गए। तो अगर वो अमेरिका के हितों का संरक्षण करते थे या अमेरिका के हितों को लेकर के अपनी नीतियां बनाते थे या अपनी सोच में बदलाव कर लेते थे, तो इसलिए करते थे क्योंकि वो अमेरिका के राष्ट्रपति थे और इसी काम के लिए वो चुने गए थे। वो इसलिए तो नहीं चुने गए थे कि आप राष्ट्रपति तो अमेरिका के बनिए और काम आप विश्व के हित के अनुसार जो दूसरे देशों के राष्ट्रीय हितों को पूरा करने वाला हो, काम वो आप करिए। ये तो काम अमेरिका के राष्ट्रपति का नहीं है। तो हमारी आपकी नजर से विल्सन भले ही सही न हो, लेकिन अमेरिका के लोगों की नजर में जो महानतम राष्ट्रपति हुए हैं उनमें 3, 4, 5 लोगों की गणना अगर की जाती है तो वुड्रो विल्सन का नाम वो लोग लेते हैं कि हमारे सबसे अच्छे राष्ट्रपति लोगों में से एक ये भी थे। So for Americans, he was a great president, one of the greatest. He was a real patriot, a true statesman, and he always thought about servicing the interest of America and American people. He was elected as the President of America, and therefore he truly and he really wanted to protect the interests of America and had always given preference to America in his planned policies and program, and that was quite obvious. For us, we may not agree with Wilson's vision or his often U-turns that he used to take on his views, but in his own right, in his own perspective, in his own position, he was very clear that America comes first, then comes rest of the world. He was very active and instrumental in signing the Treaty of Versailles, which gave rise to the League of Nations. But he himself, as the head of America, as President of America, he did not sign the Treaty of Versailles because he did not want to bind America with the conditions that were imposed in these treaties. He wanted to have its own foreign policy independent of any external pressure. So he was full of paradoxes. He was a bundle of contradictions. What he used to preach, he never practiced. And what he practiced, he never preached. He preached about the principle of politico-administrative dichotomy throughout his academic life when he was the teacher, and as soon as he entered in the political life, he became a politician. He said that politico-administrative dichotomy is not possible. It is not practical. And if the elected politicians, their orders are not complied with public administration, then how they will work?
But we must not forget that he was the president of America, not the president of the world. And he was elected by the people of America. So naturally to him, America and the people of America, they come first. For us, we may condemn, criticize, like or may not like him, but he was a great leader. There's no doubt about it. तो कुछ बातें इनके बारे में लिखें आप. Wilson was born on 28 December 1856 at Virginia in USA. विल्सन का जन्म 28 दिसंबर 1856 को वर्जीनिया, अमेरिका में हुआ था. He did his graduation from Princeton University in 1879. (1879) में प्रिंसटन विश्वविद्यालय से उन्होंने स्नातक की उपाधि प्राप्त की. In 1886, he was awarded PhD. 1886 में उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई. And from 1886 to 1902, और 1886 से 1902 तक he served as a teacher of political science in Princeton University. उन्होंने प्रिंसटन विश्वविद्यालय में राजनीति शास्त्र विषय के अध्यापन का कार्य भी किया. From 1902 to 1910, 1902 से 1910, he served as the president of Princeton University. वे प्रिंसटन विश्वविद्यालय के अध्यक्ष के पद पर रहे. And in 1910 only, और 1910 में ही he was elected as the governor of New Jersey province. वो न्यू जर्सी के गवर्नर चुने. From this point, he entered into political life from academics. यहीं से उन्होंने अकादमिक क्षेत्र से राजनीतिक क्षेत्र में प्रस्थान किया. And while holding the office of गवर्नर और गवर्नर के पद पर रहते हुए in 1913 he was elected as the President of the United States.
वो अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए। He was the 28th president of the USA. वो अमेरिका के 28वें राष्ट्रपति थे। Who served till 1921, जो 1921 तक इस पद पर रहे। And then finally died in 1924. और अंततः 1924 में उनकी मृत्यु हो गई। He was a prolific writer as well. वो एक कुशल लेखक भी थे। Who authored many books and essays, जिन्होंने कई पुस्तकें और निबंध लिखी। Such as, जैसे कि Congressional Government 1885, Congressional Government 1885, The Study of Administration 1887, The Study of Administration 1887, The State 1889, The State 1889, Division and Reunion, Division and Reunion, colon, Constitutional Government in the United States, 1908, Constitutional Government in the United States, 1908, Division and Reunion, विसर्ग, Constitutional Government in the United States, 1908. Apart from the study of administration change, the study of administration के अतिरिक्त भी he had written many essays, उन्होंने कई निबंध लिखे थे। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, An Old Master and Other Political Essays, An Old Master and Other Political Essays, My Literature and Other Essays, My Literature and Other Essays, George Washington, George Washington, and finally the history of American people, the history of American people.
stage. Considering his immense contribution in the field of public administration, लोक प्रशासन के क्षेत्र में उनके व्यापक योगदान को देखते हुए ड्वाइट वॉल्डो, डी वॉल्डो named him for the first time as father of public administration. ने पहली बार लोक प्रशासन के जनक की संज्ञा दी। He was deeply influenced by two eminent scholars of that time, वो अपने समय के दो विचारकों के द्वारा अत्यधिक प्रभावित थे। वॉल्टर बेगहॉट एंड एडमंड बर्ग। Professor Richard of John Hopkins University जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रिचर्ड ने inspired him to study public administration. ने उन्हें लोक प्रशासन के अध्ययन के लिए प्रेरित किया। In his formative years of life, अपने जीवन के संरचनात्मक काल में when he was a young student, जब वो एक युवा छात्र थे, America was going through great turmoil. अमेरिका बहुत उथल पुथल के दौर से गुजर रहा था। And was facing huge social, economic and political upheaval. और भारी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विप्लव की चुनौतियों का सामना कर रहा था। At that time, the spoil system was quite rampant.
इन अमेरिका। उस समय अमेरिका में लूट प्रणाली बहुत व्यापक रूप से प्रचलित थी। As a result, there was huge corruption. परिणामतः भारी भ्रष्टाचार था। And one day on March 4, 1881, और एक दिन 4 मार्च 1881 को a young man assassinated the 20th president of the US, James Abram Garfield. एक युवा ने अमेरिका के 20वें राष्ट्रपति जेम्स एब्रम गारफील्ड की हत्या कर दी। While all this taking place, जब यह सब कुछ अमेरिका में हो रहा था, he was closely observing all such disturbing developments. Very silently and keenly. तो बहुत शांत और एकाग्रचित्त होकर वह इन सब अप्रिय और अशांत घटनाओं का अवलोकन कर रहे थे। इन दिस बैकग्राउंड, इस पृष्ठभूमि में he authored the 27-page essay, The Study of Administration. उन्होंने 26 पृष्ठीय निबंध द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लिखा। which was published in June 1887. जिसका प्रकाशन जून 1887 में, आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड, राष्ट्रपति गारफील्ड की हत्या के बाद there was so much pressure created upon the Parliament and government of America अमेरिका की संसद और सरकार पर इतना दबाव उत्पन्न हो गया that the Congress was forced to pass a Civil Services Reforms Act कि अमेरिकी संसद ने दबाव में आकर के सिविल सेवा सुधार अधिनियम पारित किया
known as Pendleton Act, जिसे पेंडल्टन एक्ट कहते हैं, which was passed on 16th January 1883, जो 16 जनवरी 1883 को पारित हुआ। ड्यूरिंग द प्रेसिडेंसी ऑफ चेस्टर आर्थर, जब अमेरिका के राष्ट्रपति चेस्टर आर्थर थे, and this act removed the spoils system to a great extent, और इस कानून ने लूट प्रणाली को बहुत हद तक समाप्त कर दिया। And introduced fair and just merit-based open competitive examinations for appointment in public administration. और उसकी जगह पर लोक प्रशासन में नियुक्तियों के लिए खुली योग्यता और परीक्षा आधारित प्रणाली को लागू किया गया। एज अ रिजल्ट, परिणामतः the best talents and minds of young Americans बड़ी संख्या में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाशाली और बुद्धिमान युवा got an opportunity to enter public administration without any political patronage or discrimination. बिना किसी राजनीतिक संरक्षण और भेदभाव के अमेरिकी लोक प्रशासन में आने का अवसर प्राप्त कर सके। And this made America a superpower in a short span of time. और इसने अमेरिका को अल्पावधि में ही विश्व की एक महाशक्ति बना दिया। Because now the planning policies and programs were built by the most talented think tanks of America.
क्योंकि अब अमेरिका के लिए योजनाएं, नीतियां और कार्यक्रमों का निर्माण सर्वश्रेष्ठ बुद्धिजीवी और मस्तिष्क न्यास कर रहे थे। Wilson supported the Pendleton Act and its provisions. विल्सन ने पेंडल्टन एक्ट 1883 का समर्थन किया and propounded his most famous principle of politico-administrative dichotomy in 1887. और 1887 में अपना विश्व प्रसिद्ध सिद्धांत राजनीति प्रशासन द्विभाजन प्रस्तुत किया। और ये हम चूंकि पहले डिस्कस कर चुके हैं तो फिर से उसको बताने की जरूरत है। स्टेज Wilson was a great man with a foresight. विल्सन एक महान दूरदृष्टा थे। Who strongly opposed colonialism in Asia and Africa. और उन्होंने एशिया और अफ्रीका के देशों के उपनिवेशवाद का विरोध किया। He urged the British and other European powers उन्होंने ब्रिटेन सहित अन्य यूरोपीय देशों से आह्वान किया कि नाउ द टाइम हैज कम अब समय आ गया है that these countries of Asia and Africa should be granted political freedom. कि एशिया और अफ्रीका के इन देशों को अब राजनीतिक स्वतंत्रता दे दी जाए। He was born a year ago, before the Great Revolt of Independence in India in 1857. वो भारत में 1857 की स्वतंत्रता की महान क्रांति के एक वर्ष पूर्व ही पैदा हुए थे।
and therefore he could feel the agony, pain, and trauma of these colonized countries. अतः वह इन देशों के जो उपनिवेश बन चुके थे, के लोगों की पीड़ा, कष्ट और आक्रोश से परिचित थे। Therefore, he supported the freedom movements of all such countries. अतः उन्होंने इन सभी देशों के स्वतंत्रता आंदोलनों का समर्थन किया। He categorically and clearly said that उन्होंने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा कि if the colonial masters do not give them freedom, अगर ये औपनिवेशिक शासक उन्हें स्वतंत्रता प्रदान नहीं करते, then these countries will snatch freedom from their claws. तो ये देश उनके बाहों के सीखचों से स्वतंत्रता को खींच कर प्राप्त कर ले। Almost this was the time, लगभग यही वो समय था when Bal Gangadhar Tilak in India had proclaimed that जब बाल गंगाधर तिलक ने भारत में कहा था कि फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। विल्सन बिलीव्ड दैट, विल्सन मानते थे कि in an enslaved and colonized country, where there is no political freedom, एक गुलाम और औपनिवेशिक देश में जहां कोई राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं होती, their administrative development
becomes stagnated, वहां की प्रशासनिक विकास की अवस्था रुक जाती है। which becomes the cause of misery to the people of these countries, जो देश के लोगों के कष्टों का कारण बनती है। Hence, for public administration to grow and develop, अतः लोक प्रशासन के वृद्धि और विकास के लिए social, economic and political freedom is the first condition. सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता पहली शर्त है। विल्सन मानते थे कि लोक प्रशासन में राजनीतिक संघर्ष की दो प्रमुख विचारधाराएं एक साथ चलती हैं। Wilson believed that in public administration, two main opponent views always remain in coexistence. विशेषकर यदि वह देश औपनिवेशिक दासता के शिकार हो। Especially if these countries are suffering from colonial slavery. यदि विल्सन को भारतीय संदर्भ में समझें, if Wilson is to be understood in Indian context, तो भारत में भी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दो राजनीतिक विचारधाराएं समान रूप से चल रही थी। In India also, there were two political ideologies existing simultaneously together. चरमपंथ और नरमपंथ, moderates and extremists.
विल्सन आगे कहते हैं, विल्सन फर्दर सेज दैट कि इन्हीं दो धुर विरोधी विचारधाराओं के बीच से ही फिर मध्य मार्ग निकलता है। These two extremist opposite ideas give birth to a new middle path. जैसा कि भारत में गांधीवाद के जन्म से हुआ। As in India, Gandhian ideology emerged. जिसने चरमपंथ और नरमपंथ दोनों ही विरोधी विचारों को आत्मसात कर लिया। Which absorbed the two opposite views in its fold. विल्सन कहते थे, विल्सन यूज्ड टू से दैट कि किसी भी देश का संविधान अपने मौलिक रूप में 10 वर्षों से अधिक नहीं रह सकता। No constitution of the world can survive in its original form for more than 10 years. क्योंकि संविधान सदैव एक जीवंत अभिलेख होता है। Because constitution is always a living document. जो अपने समय, आवश्यकताओं और चुनौतियों के अनुसार परिवर्तित करना ही पड़ता है। Which has to be changed according to the times, challenges and needs of that period. अन्यथा अपरिवर्तनशील संविधान मृत और अप्रासंगिक हो जाता है। Otherwise, the unchangeable constitution
becomes dead and irrelevant. और विल्सन सही सिद्ध हुए, एंड विल्सन प्रूव्ड राइट. क्योंकि भारत का संविधान जो 1950 में लागू हुआ, because the Constitution of India, which was promulgated in 1950, में पहला संशोधन 1951 में ही करना पड़ा. Had to face its first amendment in 1951 only. अतः वह अपने मौलिक रूप में 10 क्या 1 वर्ष भी नहीं रह सका. Hence it did not last even for 1 full year. Forget about 10 years in its original form. और अब तक लगभग 105 संशोधन संविधान में हो चुके हैं. And so far 105 amendments have already taken place. विल्सन अंतर्राष्ट्रीय शांति, सहयोग और संवाद के प्रबल समर्थक थे. Wilson was an ardent supporter of international peace, harmony and cooperation. और इसलिए प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के बाद and therefore after the First World War 1914 to 18, बतौर अमेरिकी राष्ट्रपति as the President of United States, फिर से विश्व युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न न होने पाए, in order to prohibit repeat of First World War like situation, लीग ऑफ नेशंस की स्थापना में निर्णायक और सक्रिय भूमिका निभाई. Played an instrumental and decisive role.
एक्सचेंज लोक प्रशासन के जनक के रूप में, एज अ फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने इसके विषयगत विकास के दो दृष्टिकोण प्रस्तुत किए। He presented two viewpoints for evolution of public administration as a subject. One, ऐतिहासिक दृष्टिकोण, historical approach, and two, तुलनात्मक दृष्टिकोण, comparative approach. ऐतिहासिक दृष्टिकोण के अनुसार, अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल अप्रोच, प्रशासनिक सिद्धांतों का विकास इतिहास में घटित घटनाओं और पूर्व अनुभवों के आधार पर होता है। The principles of public administration evolve on the basis of historical events and past experiences, जबकि तुलनात्मक दृष्टिकोण का अर्थ है, whereas comparative approach means that कि समकालिक विश्व में जो कुछ दूसरे देशों में घटित हो रहा है, whatever is happening in other countries in the contemporary world, उनसे सीखकर और तुलना करके भी प्रशासनिक सिद्धांत बनते। Their comparison, study and understanding also give rise to new administrative principles. अतः निष्कर्ष में यह कहा जा सकता है, hence it can be concluded that
कि विल्सन ने लोक प्रशासन की एक विषय के संस्थापक के रूप में ही काम नहीं किया, Wilson did not only work as the founder of the discipline of public administration, बल्कि वे एक महान शिक्षाविद, राजनीतिक और विचारक भी थे। But he was also a great educationist, politician, and a scholar at par. Question. बहुत सारे कारण थे। देखिए, एक तो अंतरराष्ट्रीय संधियां जो होती हैं, ये किसी भी देश के ऊपर बंधनकारी नहीं होती, क्योंकि हर देश अपने आप में सार्वभौम और संप्रभु राष्ट्र होता है। तो वो दूसरे देश या अंतरराष्ट्रीय संधि की बात को माने या न माने, वह देश यदि स्वतंत्र है, संप्रभु राष्ट्र है, तो ये उस पर निर्भर करता है कि उसको स्वीकार करे या न करे। दूसरी बात, पहले विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध के बीच लगभग 25 साल का अंतर रहा। और मैं तो इसे विश्व युद्ध कहता ही नहीं। ये दो बड़े युद्ध थे, ये विश्व युद्ध कहां थे? They were two major wars, not the world wars. एशिया, ऑस्ट्रेलिया, दुनिया के तमाम देशों ने तो इसमें हिस्सा लिया नहीं था। भारत के नेताओं ने तो साफ साफ मना किया था कि हम विश्व युद्ध के खिलाफ, हम गुलाम राष्ट्र थे, तो हमारी अपनी कोई मर्जी चलती नहीं थी, तो हम तो जबरदस्ती उसमें धकेल दिए गए थे। और धकेले क्या गए थे? मरने के लिए हमारे यहाँ के सिपाहियों को वहां भेज दिया गया कि तुम लड़ो। वो कोई हमारे देश की सरकार का तो फैसला था नहीं। कुल मिला जुलाकर 3-4 देश, जर्मनी, ब्रिटेन, जापान और बाद में अमेरिका आ गए। कुछ छोटे छोटे यूरोप के देश थे और रशिया था। एक्सिस और एलाइड पावर्स बन गए थे, जिसने दुनिया के चूंकि ज्यादातर देश के हिस्सों को यूरोप के देशों ने अपना गुलाम बना रखा था, तो जबरदस्ती उनको शामिल होना पड़ा। अगर हम किसी के दास हैं, तो जो हमारा शासक है, वो जो हमसे कहेगा, फिर मजबूरी में करना पड़ेगा। तो दरअसल वो साम्राज्यवाद की लड़ाई थी। दैट वाज द वॉर फॉर इंपीरियलिज्म। कि कोई देश किसी दूसरे देश के संसाधनों पर कितना कब्जा कर सकता है, ये इसकी लड़ाई थी। ये वर्चस्व की लड़ाई या सीमा का विवाद नहीं था कोई। और जापान बहुत भारी पड़ रहा था।
और जापान सिर्फ भारी ही नहीं पड़ रहा था, बल्कि जापान ने हर उस व्यक्ति, देश, संस्था, समूह को मदद भी किया। सेना, पैसा, रुपया, हथियार जो भी मांगा दिया, जिससे ब्रिटेन और उसके सहयोगी देशों को नुकसान हो सके। इसलिए उसने सुभाष चंद्र बोस की मदद की आजाद हिंद फौज खड़ी करने में, जिसका मकसद क्या था? विश्व युद्ध में भाग लेना ना, भारत पर हमला करके ब्रिटेन को यहां से भगा दे। तो किसके मंसूबे वो पूरे कर रहे थे? अपने, कि देश आजाद हो, लेकिन इस्तेमाल कौन कर रहा था? जापान कर रहा था। और आजाद हिंद फौज को लगातार कई सफलताएं मिलती चली गई और लगभग नॉर्थ ईस्ट होते हुए वो भारत लगातार जीतते हुए चले आए। और जब वो बंगाल तक आ गए, उन्होंने नारा दिया, दिल्ली चलो। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आजाद हिंदुस्तान की पहली आजाद सरकार बना ली। देश के पहले आजाद प्रधानमंत्री पंडित नेहरू नहीं है, सुभाष चंद्र बोस। आजाद हिंद फौज की इस आजाद सरकार के द्वारा अपनी करेंसी छापी गई। दुनिया के तमाम देशों ने आजाद हिंद फौज के आजाद सरकार को बतौर प्रधानमंत्री बोस को राजनीतिक मान्यता दे दी। विश्व के देशों ने कह दिया कि ये हम इन्हें एक सरकार मानते। और ब्रिटेन को समझ में आ गया कि जैसे ही उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया, तो बंगाल से लेकर दिल्ली तक हर घर का नौजवान, लड़के लड़कियां, जिनके घर में लाठी डंडा जो कुछ भी था, लेकर सड़कों पर उतर आए, दिल्ली फतेह कर ले। और अब वो समझ गए कि हमारा वक्त आ गया है। उन्होंने फौज को हुक्म दिया। फौज ने पहली बार ब्रिटिश सरकार के हुक्म को मानने से मना कर दिया। नेवल म्यूटिनी हो गई, नौसेना का विद्रोह। जब सेना ने ही विद्रोह कर दिया, तो अब किसके बल पर तुम दबाओगे इस विद्रोह को जो दिल्ली तक चला आ रहा है? और तभी एक डील हुई कि आजाद हिंद फौज को रोकना है। तो ब्रिटेन और रूस जो एक दूसरे से लड़ रहे थे, एक हो गए। और अमेरिका को यह एहसास हो गया कि जापान को रोकने का एक ही तरीका है, न्यूक्लियर बम। 6 अगस्त और 9 अगस्त न्यूक्लियर बम गिरा दिया। पूरा जापान, हिरोशिमा नागासाकी खासतौर से, तबाह हो गया। और अचानक से सुभाष चंद्र बोस, बताया गया कि एक विमान दुर्घटना में मारे गए। और भारत, जो उस समय तक अफगानिस्तान की सीमा तक पहुंचता था, अंग्रेजों को ये पूरा अंदाजा था कि अगर इसी रूप में उन्हें छोड़कर चले गए, तो रूस का साम्यवादी प्रभाव भारत पर पड़ेगा और ब्रिटेन और अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय पकड़ कमजोर हो जाएगी और भारत बड़ी तेजी से आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा आजाद मुल्क हो जाएगा। तो बंटवारे का प्लान बनाया। और ये बड़ी भूल है समझना।
कि केवल महात्मा गांधी की वजह से हमें आजादी, अगर ये सब घटनाक्रम न हुआ होता तो, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रिटेन जीत गया, चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, चुनाव हार गए, अखबारों में छपा चर्चिल विंस द बैटल बट लूजेस द इलेक्शन। और फिर भारत को आजादी दी गई बंटवारे के साथ, कत्तोगारत, खून खराबा। जिन्ना को पपेट की तरह इस्तेमाल किया इन्होंने। जिन्ना के बारे में फिर कभी विस्तार से बताएंगे। उस समय जब देश आजाद हुआ तो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे क्लीमेंट एटली। वो आजादी के बाद 1955-56 में भारत आए। कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सर आशुतोष मुखर्जी, जस्टिस आशुतोष मुखर्जी उनके बड़े अच्छे दोस्त हुआ करते थे। उनके घर पे थे। और लगभग एक हफ्ता उनके घर रहे। और अक्सर सुबह दोपहर शाम नाश्ता खाना खाते वक्त तो लोग बात करते रहते। आशुतोष मुखर्जी का ऑटोबायोग्राफी में लिखा है जो मैंने ये सब बताया। आशुतोष मुखर्जी ने एटली से पूछा कि आप लोगों ने हम लोग को 1947 में क्यों आजाद कर दिया? आप तो वर्ल्ड वॉर भी जीत चुके थे, आजाद हिंद फौज का खतरा भी खत्म हो चुका था, और अब तो उस समय 47 में कोई बड़ा राजनीतिक आंदोलन भी नहीं चल रहा था। 42 लास्ट क्विट इंडिया मूवमेंट था, भारत छोड़ो आंदोलन। 42 के बाद कोई बड़ा आंदोलन भारत में नहीं चल रहा था, 5 साल लगभग। महात्मा गांधी लगभग हाशिए पर किए जा चुके थे, उनकी कोई सुन नहीं रहा था। 46 में जो प्राइम मिनिस्टर अंतरिम सरकार बनी और नेहरू प्राइम मिनिस्टर बने, उसके 2 बार धमाके हुए महात्मा गांधी के ऊपर और उनकी सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं किया। आजादी के दिन महात्मा गांधी खुद दिल्ली में नहीं, वो बंगाल में दंगाइयों को रोकने के लिए जगह जगह नुआखाली और घूम रहे। जिस आदमी ने इतनी बड़ी भूमिका निभाई थी वो उस आजादी से खुश नहीं था और उस आजादी के जश्न में शामिल नहीं था। तो एटली ने जवाब दिया, उनकी किताब में लिखा है। कि जब आजाद हिंद फौज लगातार बढ़ती चली आई, वहां उन्होंने अपनी आजाद सरकार बना ली, ज्यादातर देशों ने मान्यता दे दी, इन्होंने करेंसी छाप दिया, इन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया, और हमारी फौज ने बगावत कर दी और नेवल म्यूटनी हो गई। तो हमारे सामने कोई रास्ता ही नहीं रह गया था कि हम भारत पर कब्जा जमाने के लिए जो ताकत हमको चाहिए थी वो खत्म हो चुकी थी, और भारत से जो कुछ हासिल हो सकता था वो हम पहले ही लूट के ले जा चुके थे। तो जब आप एक नींबू काट के अपने गिलास में गार लेते हैं पूरा, तो क्या करते हैं? सिगरेट जब जला के खत्म हो जाती है तो क्या करते हैं? नीचे दबा के कुचल देते हैं। तो भारत पर ब्रिटिश हुकूमत कायम रखने के लिए जितने संसाधनों की जरूरत थी वो कम पड़ गए, खर्चा ज्यादा बढ़ने लगा। लगभग ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था
सेकेंड वर्ल्ड वॉर में खस्ताहाल हो चुकी थी। ब्रिटेन अब और पैसा कहीं लगा नहीं सकता था। अब उसे ब्रिटेन में जो जर्मनी ने बमबारी की थी वो पूरा लंदन तबाह बर्बाद कर दिया था। उसको अब लंदन और ब्रिटेन को बनाना और संवारना था। तो जब आपके पास ज्यादा खर्चा बढ़ जाता है तो आप क्या करते हैं? जो अपनी ऐसी संपत्तियां हैं जिनसे आपको फायदा नहीं हो रहा है तो आप उनको निकाल देते हैं। तो उन्होंने कह दिया 3 जून 1947 को कि हम भारत को आजाद कर रहे हैं और भारत का बंटवारा कर रहे हैं, माउंटबेटन प्लान। वरना 1935 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक प्रोग्राम पेश किया था जिसमें उन्होंने ये बताया था कि 1970 तक वो भारत में क्या क्या करेंगे। यानी 1970 तक का तो प्लान वो लेके चले थे। यानी खुद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1947 ने 1970 तक का तो प्लान बना ही लिया था कि हमको ये इंडिया में करना है। तो बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो पर्दे के पीछे होती, वो आंखों से दिखाई नहीं देती। और जो लोग सत्ता में आते हैं वो इतिहास अपने तरह से लिखा लेते हैं। देखिए, इतिहास हमेशा विजेताओं का होता है, पराजितों का इतिहास नहीं होता। जो विजेता होता है वो इतिहास लिखता है। अगर सदाम हुसैन ने अमेरिका को हरा दिया होता तो इराक का इतिहास कुछ ऐसे लिखा जाता कि अमेरिका नाम की एक जगह पर जॉर्ज बुश नाम का दुष्ट राक्षस शासन करता था और भगवान ने देवदूत के रूप में सद्दाम हुसैन को इराक में भेजा और जिसने जॉर्ज बुश की हत्या कर दी और ये कर दिया वो कर दिया। और इतिहास ये पढ़ रहे होते आप। तो आईएनए का पूरा चैप्टर गोल कर दिया। सुभाष चंद्र बोस को इतिहास की किताबों में 2-4 पन्नों में निपटा दिया और नेहरू गांधी को बहुत बड़ा बना। बड़े थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बाकी लोगों के योगदान को एकदम नजरअंदाज कर ये। इज दैट वेरी क्लियर? कोई सवाल?